answer quickly so that we can start dropping right away. You have to pick the names if you are not going to tell it by yourselves. ममता, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से आपको क्या मिला और आपने क्या सीखा वहाँ से बेसिकली आपको अप्लाई करने डेटा पे अप्लाई करने के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को आपको क्या मिला, व्हाट डिड यू गेट, क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? मैंने अप्लाई ही नहीं किया। अभी तक आपने ट्राई नहीं किया? नहीं सर। Okay, that's really bad. Okay, let's move to the next person. Divisha, any idea about अगर आपने अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है तो भी any idea about what नो did you सर, get? और हमको ट्राई करना है ये। Any theoretical idea about it कि actually हमें information क्या मिली? नो सर। Okay, so looks like the population is not that high and the samples are not that good for this particular question. Okay, no problem. Okay, I'm going to let you guys answer this question for yourselves because you haven't tried it, which you should have. Okay, so I'm going to ask another question. The okay, we ऐसा have one कुछ कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना। हाँ, एनालाइज तो हम थ्रू आउट करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में भी कर रहे थे और इन्फरेंशियल में भी करेंगे, है ना, दोनों में ही करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा सा डिफरेंस है। काजल ने बोला कि जनरली एनालाइजिंग स्टैटिस्टिक जनरली, ओके, जनरली इज अ रियली इंपॉर्टेंट टर्म हियर, काजल। सो व्हाट डू यू मीन बाय जनरली हियर कि आप जनरली एनालाइज कर रहे हैं हम स्टैटिस्टिक को? इस बात का जवाब देने के लिए मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ। देयर वर टू टर्म्स दैट आई पर्टिकुलर डेटा को समराइज करना है, सेड ओके, मच बेटर आंसर, गुड। There were two terms that I took the names of in the last class. The first term was population, and the second term was sample. Can anyone tell me the difference between population and sample? पॉपुलेशन बहुत सारी, उस बहुत सारे में से एक पर्टिकुलर सैंपल निकालना। बहुत सारे is not a बहुत clear डाटा। definition. For example, सर कुछ मे और बी बताओ। सर मे बी पॉपुलेशन होल यूनिवर्स, और उस होल यूनिवर्स में से जो हमारे मतलब जो हमें डेटा चाहिए उसको कलेक्ट करना, उसको मतलब सैंपल में कंसीडर कर सकते हैं। Okay, that's the perfect answer because जो भी पहले से है उस डेटा को एज इट इज करेक्ट करना, ठीक है। तो पॉपुलेशन बेसिकली मींस द यूनिवर्स, ओके। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो all the students of Delhi University become my universe, become my population, okay. And let's say I say कि from all the question goes like this कि from all the students of Delhi University we have to select 100, a sample of 100 students. So any 100 student from all the students of Delhi University can become my sample. There could be more than one sample, or rather I should say we can have infinite number of samples based on the number of students that we have. I mean, not infinite, but a really large number of samples, right? Which can vary from each other, one or more members, okay. So पॉपुलेशन और सैंपल, ये दो ऐसे टर्म हैं जो कि एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब हम काम शुरू करते हैं, ठीक है। जब हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ा तो द थिंग दैट वी बेसिकली अप्लाइड देयर वर टू थिंग्स दैट वी बेसिकली अप्लाइड। पहली चीज थी एस्टिमेट ऑफ लोकेशन, ठीक है। एस्टिमेट ऑफ लोकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा शायस्ता? एस्टिमेट ऑफ लोकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? सर हेलो यस, सर, सच बोल तो मुझे याद नहीं आ रहा कि सब हुआ कब है। एस्टिमेट ऑफ लोकेशन
मतलब हाँ, मेरे को याद नहीं आ रहा कि ऐसी कोई क्लास अटेंड की है मैंने, मतलब ऐसे ऑलमोस्ट सारी अटेंड की है मुझे, पर मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा है ऐसा कुछ दिमाग में। Okay, okay, that's really bad, like really really bad. But okay, let's see. अभी याद कि आता है हमने क्या? Uh, okay, let's talk to. Let's ask the question to other people. What is the meaning of estimate of location? ठीक है? Estimate of location का मतलब क्या होता है? Within a data. कोई एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू फाइंड करना जिससे हम डाटा को डिस्क्राइब कर पाए। बिल्कुल। तो हम कोई एक ऐसा स्टैटिस्टिक फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे डेटा को एक तरीके से समराइज कर सके, ठीक है, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ इट। हिस्टोग्राम एंड बाकी ग्राफ से जो मेन पॉइंट आता, बिल्कुल वी कैन से दैट टू, बट द स्पेसिफिक आंसर वुड बी व्हाट हिमांशु डिड हियर, दैट said here that estimate of location basically means uh, summarizing a data based on some point of center location that we have on it. Okay, that's why we studied mean, median, and mode. Right, Mamta, did we study these three topics and variations of these? I hope थोड़ा थोड़ा याद आने लगे आपको. यस सर। मीन, मीडियन एंड मोड, और इनके जो वेरिएशंस हमने पढ़े हैं, चाहे वो वेटेड हो या ट्रिम्ड हो, राइट, ऑल दीज वर्जन्स टुगेदर आर कॉल्ड एस्टिमेट्स ऑफ लोकेशन। ये टर्म का भी इस्तेमाल किया गया था पहले भी। तो इन ये जो टर्म है पूरा, ये जितने भी ये तरीके हैं, इनको हम बोलते हैं एस्टिमेट ऑफ लोकेशन, क्योंकि ये हमारे डेटा को डिस्क्राइब करते हैं बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन। लोकेशन जहाँ से पूरा डेटा प्रॉपर्ली विजुलाइज करना आसान हो जाता है हमारे लिए। और इस चीज को देखने के लिए हमने हिस्टोग्राम भी ड्रॉ किया था, और हमने नॉन कंटिन्यूस डेटा के लिए हमने बार ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ था, राइट। बताया था कि जो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है उसके लिए हिस्टोग्राम प्लॉट होता है, और जो नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा होता है उसके लिए बार ग्राफ प्लॉट होता है, राइट, कैटेगोरिकल डेटा के लिए बेसिकली। तो सेकंड, ये था हमारा पहला स्टैटिस्टिक दैट वी स्टडीड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। द अदर थिंग वाज लोकेशन ऑफ डिविएशन, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, एस्टिमेट ऑफ डिविएशन बेसिकली, ठीक है। एस्टिमेट ऑफ डिविएशन में हमने क्या पढ़ा था? आई थिंक अब तो सभी को आंसर मालूम होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट आंसर। What did we studied in estimate of deviations or variations? स्टैंडर्ड डेविएशन। We studied variance, standard deviation, basically these two topics, right? And there is one more term that we'll introduce today, and that will be standard error. तो अभी तो हमने उसको पढ़ा नहीं है, तो I'm going to leave that one aside for now. But हमने दो चीजें पढ़ी प्रॉपर्ली। एक था स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें हमने एक और वर्जन पढ़ा था, इसका सिंपलर वर्जन, वो था एब्सोल्यूट डेविएशन, राइट। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट डेविएशन स्टडी करते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं उसका, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू फाइंड वेरिएंस व्हिच इज द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करता क्या है? अब ये दोनों चीजें जो है आपका, एक तो आपको डिग्री ऑफ स्प्रेड बता रहा है, जो आपका डिविएशन है वो डेटा में बता रहा है कि डिग्री ऑफ स्प्रेड कितना है, यानी कि हमारा डेटा स्प्रेड कैसे हो रहा है, ठीक है। द ग्रेटर द डिविएशन, द ग्रेटर इज द स्प्रेड। और जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ही हमारा, अगर आपको नॉर्मल ग्राफ अभी भी याद हो, विच आई होप कि आपको हो, तो नॉर्मल का जो ग्राफ था हमारे पास, बेल कर्व था, वो ज़्यादा वाइड हो जाएगा अगर आपका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, अगर डिविएशन बहुत ज़्यादा है आपके डेटा में। हालांकि अगर डिविएशन कम है तो वो जो दोनों जो आपका बेल कर्व ग्राफ है वो काफी थिन होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन डिविएशन कितना है, वो थिक और थिन हो सकता है डिविएशन ज्यादा और कम होने के बेसिस पे, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें जो है आपका एस्टिमेट ऑफ लोकेशन एंड एस्टिमेट ऑफ वेरिएबिलिटी या फिर डिविएशन, ये दोनों चीजें आपको
आपके डेटा को डिस्क्राइब करते हैं कि आपका डेटा है कैसा, और उसमें उसमें वेरिएशन कैसी है, किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पूरे पूरे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से मिल जाता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करते वक्त हमने कभी भी सैंपल की बात ही नहीं की, हमने कभी ये बोला ही नहीं कि हमारे पास जितने डेटा पॉइंट हैं उसमें से 100 निकाल लेते हैं और उसके ऊपर मीन और डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास जितना भी डेटा पॉइंट था जिस भी यूनिवर्स के लिए वी आर वर्किंग फॉर, ठीक है, तो जितना भी डेटा होता है हम पूरे डेटा के ऊपर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर देते हैं, विच बेसिकली मीन्स के जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। इट इज नेवर अप्लाइड टू सैंपल्स, ठीक है। सैंपल की जब बात करते हैं तो हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं और इसके पीछे एक वजह है। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्योंकि हमारे डेटा को डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन उसके बाद भी हमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्या चीज है जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से हमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ रही है? एनीवन हु वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? क्यों इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ी और जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पूरा नहीं कर पा रहा था? या फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी क्या कमी है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में? ऐसी क्या प्रॉब्लम है या डिसएडवांटेज है या फिर लिमिटेशन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का? जल्दी जवाब दो। अंजू, कोई आंसर ट्राई करना चाहोगे? सर नो। निशा? Take a minute, think and try to answer. गलत और सही कोई भी आंसर गलत और सही नहीं है। आई मीन वी आर स्टिल लर्निंग, so that's okay to not have the right answer. That's totally fine. आपका क्वेश्चन एक बार आप रिपीट करना। The question is कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे डेटा को डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमें इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें क्या चीज प्रोवाइड नहीं करता है, जिसकी या फिर ऐसी क्या लिमिटेशन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जिसकी वजह से हमें इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ रही है? सर अगर हम देखें तो जब हम समराइज करते हैं डाटा को या फिर ग्रुप ऑफ डाटा को, उस टाइम जो है हम टेबल्स को या ग्राफ्स को या जो भी हमारी रिजल्ट्स होते हैं उनको इजीली हम स्टैटिस्टिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो इसका एडवांटेज हो गया। ओके, एंड डिसएडवांटेज जिसकी वजह से इन्फेरेंशियल की जरूरत पड़ेगी? चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। अभी मैंने बोला कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होता है, एंड पॉपुलेशन बेसिकली मींस द एंटायर यूनिवर्स ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जांपल अगेन अगर मैं बात करता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले सेमेस्टर में ऑन एन एवरेज रिजल्ट क्या रहा, ठीक है, औसतन परसेंटेज बच्चे की कितनी आई, ठीक है। अगर मुझे ये पता लगाना है तो पहले तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों को का मुझे मालूम होना चाहिए, फिर उनके सभी के सभी बच्चों के मुझे मार्क्स सभी सब्जेक्ट के मालूम होने चाहिए, और उसके बाद मुझे उनका क्या नाम है, मैं उसके ऊपर अपना मीन या फिर मीडियन या फिर वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करूंगा तो मुझे डेटा मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, और इवन एडमिनिस्ट्रेटर होता तो भी मेरे लिए दिक्कत होती कि अगर मैं सभी, पहले तो सबसे मुश्किल काम जो है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाना। आई मीन अगर मैं इवन इफ आई एम अ टीचर इन अ कॉलेज, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट ईच college of Delhi University has. Delhi University has 94 colleges and 94 colleges have
थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? तो सभी स्टूडेंट्स का पता लगा पाना इज अ रियली रियली डिफिकल्ट टास्क, और इसके लिए बहुत सारा नेशनल लेवल पे या फिर गवर्नमेंट लेवल पे परमिशन चाहिए, और परमिशन के बाद भी प्राइवेसी के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. सो इफ आई एम ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ एनालिसिस ओवर दिस यूनिवर्स व्हिच इज अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटीज, the biggest difficulty is finding the whole, I mean finding the whole population, और उसके बाद whole population मिल भी जाती है, मुझे लिस्ट मिल जाता है सभी बच्चों का, तो उसके बाद भी उनसे उनका रिजल्ट पता कर पाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, राइट? तो ज़्यादातर जब भी हम डेटा के ऊपर काम करते हैं, तो जिस भी पॉपुलेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन का पूरा डेटा अक्सर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता. अक्सर वो डेटा हमारे पास पूरे पॉपुलेशन का अवेलेबल नहीं होता, विच बेसिकली मीन्स कि पूरे पॉपुलेशन में से कुछ सबसेट का ही डेटा मेरे पास हमेशा अवेलेबल होता है. और इसीलिए इवन दो वी कैन अप्लाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टू इट, बट अगर वी हैव टू इन्फर समथिंग फ्रॉम इट, तो डायरेक्टली वी कैन नॉट, वी नीड टू हैव सम सिस्टमैटिक अप्रोच टू इट, एंड दिस इज व्हाई वी नीड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, वो सैंपल के ऊपर काम करता है. ठीक है, पॉपुलेशन के सैंपल के ऊपर काम करता है, एंड बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ द सैंपल, ठीक है, और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन जहाँ से हमने सैंपल उठाया है, वो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि क्योंकि हमारे पास जो सैंपल्स हैं इनका बिहेवियर कुछ ऐसा है, तो बेस्ड ऑन दैट मेरे पॉपुलेशन का बिहेवियर कुछ ऐसा हो सकता है. यानी कि लेट्स से कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ फिर से, तो मैंने 1000 स्टूडेंट्स उठाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के और उनके मार्क्स कैलकुलेट करने, उनके पता लगा लिए. ठीक है, अब मेरे पास 1000 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर पाना इज अ लॉट मोर इजियर एज कम्पेयर टू all the students, all the 2000 3000 students of the 94 colleges, right? तो वो ज़्यादा मुश्किल काम है. तो अभी मैंने 1000 लोगों का एक सैंपल उठाया और उसके ऊपर मैंने अपना तरीके जो भी है मेरे पास अप्लाई करने वाले, मैंने उनको अप्लाई किया, और उस अप्लाई करने के बाद मुझे कुछ मीन मिला, मुझे कुछ वेरिएंस मिला, मुझे कुछ इन्फेरेंसेस कुछ मिल पाए, जो कि लेट्स सपोज द क्वेश्चन वाज कि ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स हैं वो आई मीन औसतन मेरे पास जो मार्क्स हैं वो 60% के पास हैं, और आई मीन इन्फ्रेंस मेरा ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर बच्चों के सेकंड डिवीजन मार्क्स हैं. लेट्स सपोज मेरा हाइपोथेसिस ये है, और मैं इस क्वेश्चन के ऊपर मैं पॉपुलेशन पूरा ढूंढ रहा था, और इसके लिए मैं मीन, मीडियन, वेरिएंस और बाकी सब कुछ कैलकुलेट कर रहा था. तो सैंपल उठाया मैंने, सैंपल के ऊपर इस चीज़ को अप्लाई किया, और उसके बेसिस पे मुझे कुछ आंसर्स मिले, मुझे कुछ मीन मिला, मुझे कुछ मीडियन मिला, मुझे कुछ वेरिएंस मिला, और भी चीज़ें मिली. तो उसको मैंने स्टडी किया. ठीक है, और उसके ऊपर फिर मैं फर्दर और भी चीज़ें अप्लाई करता हूँ, जस्ट टू इंश्योर कि जो मेरा डेटा है जो सैंपल का, वो कहीं ऐसा ना हो कि यूनिक डेटा हो. क्या पता चले कि मैंने एक ऐसा सैंपल उठा लिया जिसमें कॉलेज के सभी टॉपर्स थे, राइट? तो अब वैसे डेटा में तो सारा 90% से ऊपर चला जाएगा, राइट? तो सच अ डेटा वुड बी हाईली इम्प्रॉबेबल, हाईली अनरिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. तो हम बड़ा सिंपल सा एक सैंपल उठाते हैं जो कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, और उसमें से उठाने के बाद हमने उसके ऊपर कुछ मेथड्स हैं उसको अप्लाई किया, और जिसके थ्रू हमने पॉपुलेशन के लिए यानी सैंपल के लिए कुछ कैलकुलेशन किए, और उस सैंपल के बेसिस पे हमने पॉपुलेशन के लिए कुछ इन्फेरेंसेस निकाल लिए कि क्योंकि हमारे पास जो सैंपल्स थे वहाँ से हमें कुछ ऐसा देखने को मिला, इसीलिए हमारे पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए. अगर आपने गौर किया हो तो अभी दिल्ली में रिसेंटली इलेक्शन थे, तो इलेक्शन के टाइम पे एवरी न्यूज़ चैनल वाज डूइंग दिस, ऑलमोस्ट एवरी न्यूज़ चैनल वाज डूइंग दिस. तो वो क्या कर रहे थे, वो हर एक जो आपका वोटिंग सेंटर था, लगभग हर एक वोटिंग सेंटर पे वो मौजूद थे उनके मेंबर्स, और वो वहाँ पे लोगों से सर्वे कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस which were non-ambiguous and which were asked at least in a manner which reflected that the person who was asking the question was unbiased. I mean, at least he didn't had any kind of jhukao towards any particular party, right? So अगर आपने अगर आप में से किसी ने भी न्यूज़ को देखा हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो बोल रहे थे कि हमारे पास जो करंटली सैंपल अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन टेल यू कि द नंबर ऑफ सीट्स दैट दिल्ली, फॉर एग्जांपल वन पर्टिकुलर टीवी चैनल, आई एम नॉट गोइंग टू नेम इट, सेड that the number of seats that
one of the party which won the election is going to get 49 to 62 सीट्स, ठीक है। अब 49 to 62 सीट्स बोलने का मतलब ये है कि उसको कुछ मीन मिला होगा और उसको कुछ डिविएशन मिला होगा, राइट, कुछ उसको वेरिएंस मालूम पड़ा होगा, तो उसने मीन और उसके ऊपर वेरिएंस को प्लस माइनस कर दिया और उसके बेसिस पे उसको कुछ पर्टिकुलर रेंज मिला, ठीक है, उसको कुछ पर्टिकुलर इंटरवल मिला, ठीक है। और उस इंटरवल को उसने हमें बताया कि 49 से 62 जो सीट है ये एक इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए पॉसिबल है, या फिर दूसरे पार्टी के लिए उन्होंने बोला कि 13 से लेकर के 9 सीट इनके लिए पॉसिबल है, आई मीन 13 नहीं 21 से लेकर के 9 से 8 या 9 सीट इनके लिए पॉसिबल है, दूसरी पार्टी के लिए बोला, तीसरी के लिए उन्होंने बोला कि 0 पॉसिबल है। तो उन्होंने पूरे पॉपुलेशन के ऊपर तो सर्वे किया नहीं, है ना, उनको जितने लोग मिले, ठीक है, जितने लोगों से वो पूछ पाए, ठीक है, उतने लोगों से उन्होंने पूछा, उतने लोगों के सर्वे का जो सैंपल था उनके पास, सर्वे के थ्रू जो सैंपल था, उस सैंपल के बेसिस पे जो उनको मिला उन्होंने वो डिसीजन लिया। और उसके बाद भी, इसके बाद भी ज्यादातर जो सैंपल्स थे के जो रिजल्ट थे उससे 1 या 2 सीट लगभग ऊपर ही लेके आई क्या नाम है आपका जो विनिंग पार्टी थी। अब ऐसा हुआ क्यों, इस बात को समझते हैं और ये जो चीज हुई उसको हम बायस बोलते हैं, ठीक है, और उस बायस को भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि सैम्पलिंग एरर होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर, क्योंकि काम सैंपल के ऊपर होता है। तो दिल्ली इलेक्शन में जो सैंपल्स कलेक्ट हुए वो कुछ दिन में हुए, कुछ दोपहर में हुए और कुछ शाम को हुए, और शाम को थोड़े कम हुए। लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल थे जो वोट करने गए, इट वाज रियलाइज के मॉर्निंग में काफी लोग गए, दोपहर में बहुत कम लोग गए, rather men, तो number of men that went to vote in afternoon was really low, क्योंकि इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ शायद या ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई सीरीज चल रहा था, आई स्टिल रिमेंबर, राइट, कोई मैच था T20 का जो कि 12 बजे शुरू होना था और 3 साढ़े 3 बजे खत्म होना था, राइट। तो उसके बाद 4:30-5 बजे से जब थोड़ी सी शाम हो गई और लोगों ने आना फिर से शुरू किया और दोबारा से जो सैंपल साइज था वो काफी बड़ा निकल गया, आई मीन जो पॉपुलेशन का जो बहुत हिस्सा, मेजर हिस्सा जो था वो शाम को निकल के आया है। लगभग 10 से 15% लोग जो थे पूरे पॉपुलेशन के, पूरे वोटिंग टर्नआउट के, राइट, वो उसी पर्टिकुलर टाइम में आए, पूरे पॉपुलेशन के रहते, नॉट वोटिंग पीपल, ठीक है। तो जो टोटल वोटर अकाउंट था दिल्ली का, उसमें से 10 से 15% लोग जो है, rather उससे ज्यादा जहाँ तक मुझे याद है, वो शाम को 5 बजे के बाद उन्होंने आना शुरू किया, जो आखिरी का 1 घंटा था। तो अब क्या होता है कि अगर आपने सैंपल सुबह ले लिया, दोपहर ले लिया, शाम को नहीं लिया, या शाम को आपने बहुत थोड़ा सा ही सैंपल लिया, तो होता क्या है कि अब आपके पास एक सैंपल बायस हो गया। सुबह ज्यादातर ऐसे लोग वोट देने आते हैं जो कि मोटिवेटेड होते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, राइट, जो कि पार्टी के कार्यकर्ता हो गए या फिर पार्टी के लीडर्स हो गए, राइट, ऐसे लोग हो गए, और कुछ कॉमन लोग आते हैं। दोपहर में बहुत ही मतलब मिक्स किस्म के लोग आते हैं, और शाम को अक्सर आम जनता भर के आती है, क्योंकि अगर समर में इलेक्शन है तो पीपल प्रेफर टू डू इट इन द इवनिंग, राइट। अगर विंटर में इलेक्शन है तो पीपल स्टिल बिलीव के 4-4:30 के आसपास इसको मतलब कर लेना चाहिए, 3 से 5 बजे के बीच में। फॉर एग्जांपल वी हैड सम इलेक्शन इन नवंबर एज वेल, राइट, लास्ट अक्टूबर, लेट अक्टूबर, दिवाली से पहले इन हरियाणा, राइट। तो वहां पे क्या था कि लोगों ने शाम को वहां पे टर्नआउट 3 से 5 के बीच काफी अच्छा था, लेकिन दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ तो 5 बजे के बाद टर्नआउट काफी बेटर था। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारा पॉपुलेशन का बिहेवियर कैसा है, हमें सैंपल भी उसी अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सैंपल कैसे उठा रहे हैं, क्या जो हम सैंपल उठा रहे हैं वो हमारे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। दिस क्वेश्चन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स जो कि सैंपल के ऊपर काम करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर होती है सैंपल का, कैसे हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम सैंपल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर लाइन है जो कि मैं एज इट इज आप लोगों के लिए बोल देना चाहूंगा, तो ताकि आप लोगों को क्लियरली याद भी रहे कि inferential statistics are techniques that allow us to use these samples, the samples I'm talking about, to make generalization about the population from which the samples were drawn. तो जो population जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं और जिसका सैंपल हमने निकाला है,
इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो तरीका है जो कि सैंपल के ऊपर कुछ अपना टेक्निक अप्लाई करता है और पॉपुलेशन के लिए एक जनरल एक आउटकम निकाल के देता है कि क्योंकि जो हमारे पास सैंपल्स थे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा ऐसा निकल के आया है तो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा होगा एंड दैट्स व्हाई जब काजल ने कहा कि एक जनरल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो प्रोवाइड कराता ही है क्योंकि वो पूरे पूरे पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहा है लेकिन जब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम हमारे पास कुछ कुछ सैंपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम जनरल प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करते हैं पॉपुलेशन के लिए ठीक है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स तो और क्योंकि मैंने अभी बोला कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके क्या बोलते हैं इसको सैंपल के ऊपर काम करता है तो हमारे पास सैंपल का अपने आप में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि सैंपल कैसे सिलेक्ट करते हैं बट इससे पहले कि मैं सैंपल के बारे में बात करूं और बायस के बारे में बात करूं बायसनेस के बारे में बात करूं देयर इज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क व्हिच इज why do we keep saying estimate in statistics why don't we say ke calculate what is the difference between calculating and estimating especially when we are talking about statistics why do I not use the term calculate why do I use the term estimate this is really fundamental to statistics okay अंदाजा लगाना अंदाजा नहीं लगा रहे हम अंदाजा इज a little far I mean I get the point that we're trying to make but it's a little far from the thing that we're trying to do एक तरीके से अंदाजा बोल सकते हैं मतलब I get it सर मे बी एस्टिमेट लाइक कि जैसे हम अभी आपने इसमें बोला कि हम सिर्फ कुछ सैंपल को कलेक्ट करके हम पूरी पॉपुलेशन का मतलब बिहेवियर कंसीडर करने की कोशिश करते हैं तो मे बी उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं ना कि कैलकुलेट कर रहे हैं बिल्कुल दिस इज द थिंकिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट तो कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पूरा पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल हो पर क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा सैंपल हो और हिमांशी ने बोला कि एक तरीके से हम क्या बोला हिमांशी शब्द क्या था आपका एग्जैक्ट वर्ड अंदाजा अंदाजा तो सैंपल जो होता है हमारे पास उसके ऊपर जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं और तो सैंपल के ऊपर तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन जब हम उस सैंपल के कैलकुलेशन के बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो दैट इज एस्टिमेशन दैट इज नॉट एन एक्यूरेट रिजल्ट एस्टिमेशन इसलिए है क्योंकि वो एक्यूरेट रिजल्ट के आसपास होगा हो सकता है एक्यूरेट रिजल्ट भी हो जाए लेकिन इट विल हैव सम मार्जिन ऑफ एरर ठीक है इसीलिए हम उसको बोलते हैं एस्टिमेट और इसीलिए जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स तो हम बोलते हैं कि हमारे पास जो हमारा जो मीन निकल के आया है वो 8.05 प्लस माइनस 0.05 ऐसा कुछ है विच मीन्स कि हम सिर्फ एक सिंगल टर्म आंसर में नहीं देते हैं उस टर्म के साथ उसका एरर जोड़ के हमेशा आंसर में देते हैं तो अंदाजा लगाने की ही कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से लेकिन हम साथ में जो प्रेडिक्शन है उसके साथ में उसका एरर भी प्रोवाइड करते हैं हमेशा ठीक है हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आंसर के साथ में हम उसका एरर प्रोवाइड करें जो कि हमारा बेसिकली आगे टर्म्स आगे हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो हमें बताएंगे कि एरर को भी कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो अभी बात करते हैं इसीलिए जब भी कभी स्टैटिस्टिक्स की बात करना तो नेवर यूज द टर्म कैलकुलेट ओके ऑलवेज यूज द टर्म एस्टिमेट ठीक है अगर आप सैंपल के ऊपर काम कर रहे हो तो आप हमेशा एस्टिमेट टर्म का ही इस्तेमाल करोगे ठीक है अब एक टर्म आता है जिसका नाम है सैम्पलिंग बायस बायसनेस होता है एक तरीके का कि यू आर फेवरेबल टू वन पर्टिकुलर थिंग और अनफेवरेबल टू समथिंग एल्स फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं दिल्ली इलेक्शन में सैम्पलिंग के लिए गया एंड I am I have an inclination towards a particular party so I'm going to तो होता है ना कि आप चाहते हो कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो वो ही जीते तो आपने क्या किया आपने सर्वे भी ऐसे लिया कि या फिर सवाल भी ऐसे पूछे कि वो थोड़े बायस हो गए और लोगों का जो जवाब था वो भी उसी अकॉर्डिंग आया मेरे बायसनेस के अकॉर्डिंग आया क्योंकि
एक थ्योरी है काफी फेमस है बटरफ्लाई इफेक्ट वाली कि एक बटरफ्लाई अगर साउथ चाइना सी में अपना अपना पंख हिलाती है, इफ शी वेव्स विंग्स, तो उसकी ऐसा अर्थक्वेक पैसिफिक ओशन में आ सकता है, राइट? तो एवरीथिंग इज क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगर उसी हिसाब से देखें तो क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पूछा और वो थोड़ा सा बायस हो गया और कुछ थोड़ा बहुत भी बायस हो गया, तो जो सुनने वाला पर्सन है उसका रिस्पॉन्स भी मेरे बायसनेस की वजह से हल्का सा वेरी कर जाएगा। क्या पता वो बड़ा सिंपल सा रिप्लाई देने वाला था, पर क्योंकि मैंने थोड़ा बायस सा सवाल पूछा और वो उससे सहमत नहीं है, तो उसका जो रिप्लाई वो काफी फर्म और काफी अलग हो सकता है। या फिर अगर वो भी सपोर्टर है तो उसका रिप्लाई और भी ज्यादा फेवरेबल हो सकता है, राइट? कि अरे हमें तो मालूम ही था यही जीतेगी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? और दूसरा हो सकता है बोलेगा नहीं भैया नहीं जीतेंगे, हम बता रहे हैं ना, हम देख रहे हैं अंदर। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का बायस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई तरह के बायसनेस होते हैं। कुछ पर्टिकुलर बायस का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बुक शेयर की थी, उसमें भी था। सेकेंड एंड लेट मी टेल यू सम ऑफ द कॉमन नेम्स ऑफ द बायसनेस। हालांकि बायसनेस हम सैंपल कवर करने के बाद करते हैं, तो लेट्स डू द सैंपल फर्स्ट, ओके? ये सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं। तो सैम्पलिंग बायस बेसिकली मींस कि जो हम डेटा को सैंपल कर रहे हैं तो उस टाइम पे किस तरह के बायसनेस हैं जो कि सैंपल के ऊपर हो सकता है, राइट? जैसे कि एक होता है सेल्फ सिलेक्शन बायस। उसमें क्या होता है कि अगर मैं आप में से आप लोगों को बोलूं कि कोई एक रैंडम नंबर चुनो 1 से 10 के बीच में, तो देर इज वन पर्टिकुलर नंबर टुवर्ड्स विच और देर इज वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर्स फॉर विच यू आर मोर इंक्लाइंड एज कम्पेयर टू अदर्स। कुछ लोग कोशिश करेंगे प्राइम नंबर को ही सिलेक्ट करें, कुछ लोग कोशिश करेंगे कि 3 नंबर को तो लिटरली अवॉइड कर दो, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। कुछ लोग सोचते हैं कि 7 नंबर इज रियली गुड, राइट? तो ये सभी हमारे बायसनेस होती हैं। तो अगर मैं आपको आपको मैं 100 एक पॉपुलेशन साइज दूं 100 का और उसमें से बोलूं कि हर 10 में से एक एक मेंबर आपको उठाना है सैंपल के लिए, तो आप क्या करोगे? आप 1 3 5 7 9 ऐसा उठाना शुरू कर दो, या फिर 2 4 6 8 अगर आपको इवन नंबर पसंद है और आपको प्राइम पसंद है तो आप 3 5 7 ही उठाओगे हर बार, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि ये अपनी तरफ से एक बायसनेस हो गया जो कि मेरे डेटा में डेटा के सैंपल में रिप्रेजेंट हो गया। तो हो सकता है इस बायसनेस की वजह से जो आउटपुट आना चाहिए था वो वैसा आउटपुट ना आए, या फिर हो सकता है कि हाई या लो आ जाए, राइट? डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या सिलेक्ट किया है, कैसे सिलेक्ट किया है, राइट? जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक कॉलेज का अगर मैं हर एक कॉलेज से सपोज मैं सिर्फ 10-10 बच्चों के ही सैंपल उठाने जा रहा हूँ और मैंने कॉलेज से बोला कि मुझे 10 बच्चे प्रोवाइड किए जाएं आपके कॉलेज से, तो कॉलेज वाले हो सकता है कि 10 टॉपर्स को ही भेज दें ताकि उनके कॉलेज का जो परसेंटेज है वो काफी हाई नजर आए बाकी के लोगों को। तो ये क्या हो गया? एक सेल्फ सिलेक्शन बायस हो गया। तो ऐसे बहुत तरह के बायसेस होते हैं जो कि जाने और अनजाने दोनों तरीके से जोड़े जा सकते हैं सैंपल के अंदर। तो बायसेस हम देखेंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं कि सैम्पलिंग के तरीके क्या क्या होते हैं, सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज। तो 2 तरीके की सैम्पलिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है? लेट मी शो यू द नोट्स। इट्स अ थ्योरेटिकल टॉपिक फॉर टुडे, बट आज मैं जो बता रहा हूँ उसको हम आगे अप्लाई भी करेंगे और मेरा इंस्ट्रक्शन फिर से यही होगा कि जो मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ उसको पांडास के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, बिकॉज इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट, ओके? तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी में 2 तरीके की स्ट्रेटजी होती है। पहली होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, जिसमें हम एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं सैंपल करने के लिए अपने अपने डेटा को, ठीक है, फ्रॉम आवर पॉपुलेशन। दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। उसमें क्या होता है कि आप प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करने के बजाय आप अपने खुद क्या बोलते हैं उसको, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हो। आप काफी जजमेंटल हो या फिर सब्जेक्टिव होते हो, राइट? इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सम प्रोबेबिलिस्टिक मेथड जो कि प्रॉपर्ली आपके डेटा को शायद रैंडम कर पाए, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट यू डू इज आप अपने सब्जेक्टिव, आपका जो क्वेश्चन है जिसके लिए आप डेटा का सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, आप उस सब्जेक्ट के बेसिस पे आप एक सब्जेक्टिव बिहेवियर अपनाते हो, सब्जेक्टिव चॉइस अपनाते हो जिसके थ्रू आप अपना सैंपल करते हो।
तो प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक में हम रैंडम सिलेक्शन का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। रैंडम सिलेक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि हमने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं किया, हमने कोई पर्टिकुलर तरीका फॉलो नहीं किया और हम बस उठाए जा रहे हैं नंबर्स को बिना सोचे समझे एक तरीके से। दैट्स व्हाट रैंडम मीन्स कि आप अपनी तरफ से कुछ इनपुट ऐड नहीं कर रहे हैं, बस जो भी हाथ लग रहा है आप उसको उठाए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसमें हम कुछ टेक्निक्स का फर्दर एडिशन करने वाले हैं जो कि हमारे प्रोबेबिलिस्टिक सैंपल टेक्निक्स का वेरिएशन भी बताते हैं, ठीक है। तो कई टाइप की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली और सबसे सिंपल है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में होता क्या है कि लेट्स से कि आई हैव अ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कॉलेज, जिनके ऊपर हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस क्या बोलते हैं इसको, इस लॉकडाउन के टाइम में। ओके, आई विल बी बैक इन अ मिनट, आई फॉरगॉट द चार्जर। यार कोई तो बताओ ये सब कब कराया है सर ने? Okay, so I was talking about simple random sampling. So सिंपल रैंडम सैंपल में होता क्या है कि अगर मेरे पास 100 डेटा पॉइंट्स हैं, आई वाज टॉकिंग अबाउट 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कॉलेज एंड लेट्स से दैट वी आर डूइंग एनालिसिस और वी हैव अ क्वेश्चन। हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, एक नल हाइपोथेसिस दैट स्टूडेंट्स आर नॉट doing any career oriented thing at home. The final year students are not doing any career oriented thing at home. Let's say this is the null hypothesis and आपको आगे चल के मालूम पड़ेगा कि मैंने ऐसा ही hypothesis क्यों लिया। I'm not negative here, there is a reason behind it, mathematical reason behind it. तो let's suppose कि हमने ऐसा एक hypothesis लिया, null hypothesis, and इसको स्टडी करने के लिए आई टुक 100 सैंपल्स ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास 1500 फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, लेट्स जस्ट से आई मीन 1000 मान लो, चलो ठीक है, 1000 अगर हमारे पास फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो मेरे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा कि सभी 1000 स्टूडेंट्स के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इन 1000 स्टूडेंट्स को पहले मैं पहचानूंगा। इसका कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप पॉपुलेशन को अपने प्रॉपर्ली डिफाइन करोगे, क्लियरली डिफाइन करोगे विदाउट एनी एम्बिगिटी, विच मीन्स कि अगर इफ आई एम सेइंग थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मीबाई कॉलेज, तो ठीक है, तो इट शुड बी ओनली थर्ड ईयर स्टूडेंट लक्ष्मीबाई कॉलेज। इट शुड नॉट बी, इट इज क्वाइट क्लियर इन इटसेल्फ, राइट। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि कौन से बच्चों को सिलेक्ट नहीं करना है या करना है, राइट। तो थर्ड ईयर के बच्चे किसी भी कोर्स के होंगे चलेगा और वो लक्ष्मीबाई कॉलेज के होने चाहिए, लेकिन ठीक है। तो हमने उनको उठाया जो लक्ष्मीबाई कॉलेज, और इसमें एक और टर्म ऐड कर सकते हैं, रेगुलर स्टूडेंट। तो लक्ष्मीबाई कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट जो कि अभी थर्ड ईयर में हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो हमारा पॉपुलेशन हो गया, राइट। अब उस पॉपुलेशन में से मुझे जो सैंपल लेना है उसका साइज मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो साइज लेट्स से कि मेरे पास पॉपुलेशन 1000 का था और मैंने इसमें से सैंपल उठाया 100 का, ठीक है।
और सैंपल का याद रहे, जितना बड़ा सैंपल हो उतना ज़्यादा बेटर होता है हमेशा, बट आई हैव टेकन अ सैंपल ऑफ 100 ईयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, तो सैंपल लिया मैंने यहाँ पे 100 का। और उसके बाद करते हैं लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहला काम किया हमने पॉपुलेशन को डिफाइन करने वाला, ठीक है। तो पॉपुलेशन तो हमने डिफाइन कर ली, अब मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन से लोग आ रहे हैं और उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में हम उस पॉपुलेशन का अपना लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि ओके दिस इज द स्टूडेंट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, और ये इसका आई मीन दिस इज द पर्सन फ्रॉम दिस प्रोग्राम, ये इस प्रोग्राम से, वो इस प्रोग्राम से, राइट। हर एक प्रोग्राम के स्टूडेंट का मैं स्टूडेंट का लिस्ट बनाऊंगा और अब टोटल पॉपुलेशन उसके थ्रू मैं अपना डेवलप कर लूंगा, एक शीट उसकी डेवलप करूंगा। नाउ वंस आई हैव द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर पॉपुलेशन, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं नंबर असाइन करूंगा सभी पॉपुलेशन को, ठीक है, कि ये मेरा पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और ये 1000वां स्टूडेंट है। तो सभी 1000 स्टूडेंट्स को हम एक रैंडम ऑर्डर में उठाएंगे और सभी को एक नंबर दे देंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देंगे 1 से 1000 तक, ठीक है। हमारे पास 1000 बच्चे हैं। अब जैसे ही मैंने उनको एक रैंडम नंबर असाइन कर दिया है, उसके बाद में क्या करूंगा, कोई तरीका, लेट्स सपोज मैंने डाई उठाया, या फिर लेट्स सपोज मैंने एक प्रोग्राम बना लिया जो कि 1 से 1000 तक आपको कोई भी नंबर हमेशा आउटपुट में देता है। या फिर मैंने अपने आप ही कोई पर्सन पकड़ लिया जिससे पूछा कि कोई भी नंबर बताओ 1 से 1000 के बीच में, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 100 बार नंबर सिलेक्ट किए और मेरा सैंपल सिलेक्ट हो जाता है फाइनली इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेटजी दैट अ सिंपल सैम्पलिंग टेक्निक फॉलोज। आप इसको पाइथन में भी कोड कर सकते हो, क्वाइट सिंपल, यूजिंग रैंडम इंट, राइट। हमने इससे पहले भी रैंडम डॉट रैंडम इंट का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने 1 से 100 या फिर काफ़ी सीरीज का इस्तेमाल किया हुआ है इसके अंदर, राइट। इसके अलावा आप भी बहुत सारे तरीके हैं, आप ए रेंज का इस्तेमाल कर सकते हो इसमें असाइन करने के लिए, फ्रॉम 1 to 100 और 1000 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। तो ये तरीका काफ़ी आसान है। और उसमें से सिलेक्शन के लिए आपके पास जैसे ही 100 नंबर असाइन हो चुके हैं, 100 डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपके पास एक डेटा है जिसको आपने डेटा फ्रेम में लोड कर लिया, ठीक है। डेटा फ्रेम में लोड करते के साथ ही आपको बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस मिल जाते हैं उसमें, राइट। हर एक रो के लिए, तो हर एक रो के लिए जो इंडेक्स शुरू हुआ है वो 0 से लेकर लेट्स सपोज 1000 डेटा आपके पास, तो 0 से 999 तक है। तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो आप उसमें भी कि आपका जो इंडेक्स है वो 1 से 1000 हो या फिर 0 से 999 में भी कोई खास दिक्कत नहीं है, इट्स अप टू यू विच एवर वे यू वांट टू डू इट, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक रैंडम नंबर जनरेट किया और जो भी 0 से 1000 के बीच में या 0 से 999 के बीच, 1 से 1000 या 0 से 999, विच एवर मेथड यू फॉलो, और जैसे ही कोई नंबर जनरेट होके आता है, आप उस नंबर का ही इस्तेमाल, उस एग्जैक्ट नंबर का इस्तेमाल करते हैं आप क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो हमने मेथड्स पढ़े थे कि किस तरीके से रो को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें एक इंटीजर मेथड था जिसमें हम आई का इस्तेमाल करते थे सिलेक्शन से पहले, राइट। तो हमने उसके अंदर उस पर्टिकुलर नंबर को पास कर दिया और जो भी हमारे पास रो निकल के आई उसको हमने एक लिस्ट में अपेंड कर दिया। इस तरीके से हम 1000 में से 100 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा फ्रेम के और उसको एक लिस्ट में सेव कर सकते हैं जो कि हमारा सैंपल बन सकता है। तो दिस इज अ टेक्निक, मैथमेटिकल टेक्निक, प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट यू कैन यूज in order to program simple random sampling, ठीक है। क्वाइट एन इजी मेथड। इसके अपने खुद के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला ये है कि एडवांटेज है कि सैंपल जो होता है, क्योंकि हमने रैंडमली उठाया है, पूरा प्योरली रैंडमली, तो वो पॉपुलेशन का ना हाईली रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। अगर हम ये मान के चलें कोई डेटा मिस नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि जो मेथड है सिलेक्शन का वो प्रोबेबिलिस्टिक है, तो किसी के भी साथ ना ऐसा नहीं हो रहा है कि उसको बार बार सिलेक्ट कर रहे हैं, मुझे कभी सिलेक्ट ही नहीं करे, तो किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं है। और क्योंकि बायसनेस जितना कम होगा या फिर नहीं होगा, तो जनरलाइजेशन जो होगा उस सैंपल से पॉपुलेशन का वो काफी बेटर होगा। ये इसके दो मेजर एडवांटेज हैं। साथ ही साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि सिंपल रैंडम सैंपल आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पॉपुलेशन का पूरा डेटा अवेलेबल हो, यानी कि 1000 स्टूडेंट का डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है,
तभी आप उसका पॉपुलेशन टोटल डिफाइन कर सकते हैं और टोटल पॉपुलेशन के ऊपर आप फिर उसमें से सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा पॉपुलेशन ही नहीं है तो सिंपल रैंडम सैंपल थोड़ा सा एररनियस हो जाएगा, राइट? क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो जो डेटा है वो हमारा मिसिंग नहीं है, पॉपुलेशन में से कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है। तो ये एजम्पशन जो है हमारा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो थोड़ी दिक्कत होगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है? ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड मेथड है सैम्पलिंग का, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है? अब पढ़ते हैं कि सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग जो है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ही मतलब एडवांस वर्जन है। जिस अगेन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में होता क्या है कि आपके पास जितने भी मेथड्स आई मीन जितने भी टोटल डेटा पॉइंट्स हैं सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, इक्वल होती है, राइट? लेकिन सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग इवन दो उसी का फॉलो करता है, वही सिस्टम से शुरुआत करता है कि शुरुआत में सभी का जो सिलेक्शन हो रहा है, सभी के लिए जो टोटल पॉपुलेशन है उनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा वो सेम नहीं रहेंगे। आपको बताता हूँ कैसे, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो अब इसमें हो क्या रहा है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास फिर से 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और 1000 स्टूडेंट्स में से लेट्स से कि मुझे फिर से 100 बच्चे ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि अपने 1000 बच्चों को आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है? सेकंड स्टेप में मैं अपना एक सैंपल साइज डिफाइन करूंगा कि 1000 में से मुझे 100 लोग लेने हैं। थर्ड स्टेप में मैं एक लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन प्रिपेयर करूंगा, राइट? कि दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पीपल ऑन पेपर। मुझे एक लिस्ट मिल गई कि यही 1000 लोग हैं जो जो कि मेरा पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं। स्टेप 4 में मैंने उनको एक नंबर असाइन कर दिया, यूनिक नंबर सभी को, ठीक है? अब स्टेप 5 में जहाँ पे डिफरेंस आना शुरू होता है वो होता है कैलकुलेटिंग द सैम्पलिंग फ्रैक्शन, ठीक है? कैलकुलेटिंग द सैम्पलिंग फ्रैक्शन, दिस इज नॉट इन द नोट्स राइट नाउ, सो आई एम गोइंग टू टाइप इट हियर, ठीक है? स्टेप 5 में आता है सैम्पलिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए, सैम्पलिंग फ्रैक्शन, ठीक है? तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर मेरा सैंपल साइज 100 है, ठीक है? और मेरे पास 1000 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन हो गया जो टोटल नंबर सैंपल नंबर है डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन साइज, विच इज हमारे केस में क्या हो गया 100 डिवाइड बाय 1000 विच इज 1/10। तो इसका मतलब ये है कि सैम्पलिंग फ्रैक्शन मुझे ये बता रहा है कि हमें एक बच्चा सिलेक्ट करना है हर 10 बच्चे में से, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा कि मैं 1000 लोग जो है मेरे पास उसमें से कोई से भी 10 लोगों को मैं पहले रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, ठीक है? 10 लोगों का, और उन 10 लोगों को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है? और उन 10 लोगों में से सिर्फ एक बच्चे को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है? तो 1000 में से 10 उठाए और 10 में से एक उठाया मैंने, ठीक है? तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया सिंपल सैम्पलिंग मेथड से, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं हर बार 10 सिलेक्ट करता डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज, सबसे सिंपल एडवांटेज ये है कि क्योंकि कोशिश इस मेथड में भी यही है कि किसी तरीके से जो ह्यूमन बायस है जो कि हमारी तरफ से इंट्रोड्यूस हो सकता है उसको कम से कम करने का या फिर खत्म करने का, ठीक है? तो ये काफी हद तक उसमें हमारी मदद करता है बाय बाय मेकिंग श्योर दैट कि मल्टीपल लेवल पे हमारा फ्रैक्शन जो सिलेक्ट हुआ है उसके उसके बाद जो सॉरी वो जो डेटा पॉइंट हमारे सैंपल का सिलेक्ट हुआ है वो मल्टी लेवल पे हुआ है, तो उसमें जो बायसेस होने का चांस है वो काफी कम है, ठीक है? सर यस। सर ऐसे तो जो सिस्टमेटिक वाला तरीका है उसमें तो कहीं ना कहीं बायसनेस आ तो रही है। कैसे? सर जैसे हमने पूरे 1000 बच्चों में से सबसे पहले हमने किन्हीं 10 बच्चों को सिलेक्ट किया कि हम उन 10 में से एक को सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल। तो सर किसी न किसी पॉइंट पे बायसनेस तो हुई ना कि पहले हमने 10,000 में से सिर्फ कुछ सिलेक्टेड 10 बच्चों को सिलेक्ट किया और उस 10 में से एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। देखो वो बायसनेस तब होती है जब हमने डिफाइन करते हैं कोई ऐसा तरीका कि ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए उन 10 बच्चों की, तभी वो 10 बच्चे सिलेक्ट होंगे। जैसे कि अगर मैं 1000 बच्चों में से ये बोल दूं कि सिर्फ वही मतलब ऐसे 10 बच्चों को सिलेक्ट करो जिनके नंबर हाई हों,
तो मेरे पास बायसनेस हुई। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि 1000 बच्चे हैं, इनमें से कोई से भी 10 उठा लो, ठीक है, तो ये तो वही बात हुई कि 10 बच्चे उनमें से कोई सा भी एक उठा लो, बात तो वही हुई ना, दोनों तरफ सेम बात हुई। और यही काम हमने सिंपल सैम्पलिंग में भी किया है, राइट। ओके सर। तो बायसनेस तब तक नहीं है इसके अंदर जब तक कि हम बोल रहे हैं कि जब तक सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे ही किसी एक नंबर की प्रोबेबिलिटी एक पर्सन की प्रोबेबिलिटी या एक डेटा पॉइंट डेटा यूनिट की प्रोबेबिलिटी दूसरे डेटा यूनिट से अगर ज्यादा हो गई तो मेरा बायसनेस आ गया उसके अंदर। एज लॉन्ग एज दे ऑल हैव द सेम प्रोबेबिलिटी तब तक कोई बायसनेस नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके, अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। लेट्स से कि अगर मेरा डेटा जो है, अब मेरे पास 1000 लोग हैं, ठीक है, अब मेरे पास जो डेटा सबमिट होके आया है, ठीक है, मेरे पास जो डेटा कलेक्ट होके आया है वो ऐसे है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जैसे कि लेट्स सपोज के बीकॉम का मेरे पास आया है, इको ऑनर्स का आया है मेरे पास, बीकॉम ऑनर्स का आया, राइट, बीए प्रोग्राम का आया, बीए इंग्लिश ऑनर्स का आया, सभी का मेरे पास आया, ठीक है, सभी बच्चों की लिस्ट आया मेरे पास, 3rd ईयर के बच्चों का, रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं। और उसमें इन्होंने क्या किया कि सबसे पहला बच्चा उन्होंने रखा जिसके मार्क्स हाईएस्ट हैं क्लास में, ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा कि सबसे हाईएस्ट, फिर उससे कम वाला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बेस्ड ऑन द परसेंटेज। लेट्स सपोज डेटा मुझे किसी ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया गया है अगर, ठीक है, और मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली, तो मैं मान के चला हूँ कि लेट्स सपोज कि हर क्लास में सिर्फ 50 ही बच्चे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 से काउंटिंग शुरू हो रही है तो 1, उसके बाद 51, उसके बाद 101, उसके बाद 151, ये जो नंबर है ये हमेशा उन बच्चों का होगा जिनके मार्क्स हमेशा ज्यादा है, राइट। तो अगर जो डेटा मेरे पास, जो पॉपुलेशन का डेटा है जिसको मैंने नंबर्स दिए हैं, ऑर्डर दिया है, ठीक है, नंबर्स दिए हैं, अगर उसमें कोई प्री डिफाइंड ऑर्डर निकल के आ गया तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन में अपने आप बायसनेस आ जाएगी कि जो मेरे नंबर सिलेक्ट होके आ रहे हैं वो लगभग 100, मतलब 1 के ऑर्डर में आ रहे हैं, 51th डेटा निकल के आ रहा है हमारे पास हमेशा, राइट, कि 50 से डिविजिबल है और उसके बाद अगला नंबर 1 है, यानी रिमाइंडर उसका 1 है। तो अगर मेरे पास कोई ऑर्डर है डेटा का तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन में भी बायसनेस आ जाएगी। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये 2 मेथड है, काफ़ी सिंपल थे। इसके अलावा हमारे पास 2 और मेथड है, ठीक है। एक और मेथड है जो कि काफ़ी फेमस है और इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। और पहले 2 जो मेथड पढ़े हमने, सिंपल और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक्स, इन दोनों के साथ एक इवन दो ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पर इन दोनों के साथ एक और दिक्कत होती है जो कि जिसको सॉल्व करने के लिए हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बनाया है। अब वो दोनों दिक्कतें क्या होती हैं, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात करूं तो हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास सिर्फ 2 ही जेंडर हैं, लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आई एम नॉट सेइंग कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 ही जेंडर है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी के लिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 जेंडर के स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का डेटा मेरा यूनिवर्स है यानी मेरा पॉपुलेशन है और मैं उसमें से सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ और मेरे पॉपुलेशन के अंदर लेट्स सपोज कि 60% मेल है और 40% फीमेल है, लेट्स सपोज, ठीक है, 60% मेल 40% फीमेल है मेरे पॉपुलेशन में। तो पहले 2 मेथड में क्या होता है कि जो मेरा सैंपल सिलेक्ट हो गया है उसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि जो सैंपल है उसमें भी 60% मेल और 40% फीमेल है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 80% मेल है और 20% फीमेल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 50% मेल 50% फीमेल है। तो जो इनका स्ट्रेटा है, जो उनका ग्रुप, जो अगर मल्टीपल ग्रुप्स है हमारे डेटा के अंदर तो उनका जो रेशो है वो कभी भी एज इट इज नहीं रहता या फिर आसपास नहीं रहता। आई मीन काफी वेरिएशन हो सकता है उसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन मतलब सैंपल कैसे सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हमने बनाया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या करता है, ये हमारे डेटा को पहले तो ग्रुप्स में डिवाइड करता है, जो भी ग्रुप्स हो सकते हैं,
तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, कि ये हमारे मेल्स हैं और ये हमारे फीमेल्स हैं। तो अब हमारे पास डेटा के अंदर दो सेपरेट ग्रुप हो गए और हमने पता लगाया कि ये हमारे मेल्स जो है वो 60% है पार्ट हमारे पूरे डेटा का, या फिर मेल हमारे 40% पार्ट है पूरे डेटा का, फीमेल हमारे पास 60% पार्ट है डेटा का। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो सैंपल सिलेक्ट होगा ना, ठीक है, तो 40% सैंपल हमारा मेल वाले से होगा और 60। Okay, so what was I was saying कि stratified sampling method, okay? तो हमने क्या किया, ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया एंड वंस वी हैव द ग्रुप, तो 60% हमारे पास फीमेल्स हैं और 40% मेल्स हैं हमारे पास। लेट्स से यूनिवर्सिटी के डेटा में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट जो कि रेगुलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमने उनकी बात की, ये हमारे पॉपुलेशन फॉर्म कर रहे हैं और इसमें 60% females and 40% males हैं, assuming that we have two genders only, male and female, assuming, ठीक है। तो अब जो हमारा सैंपल सिलेक्शन होगा, ठीक है, उसमें भी हमारा 40% सैंपल जो है वो मेल्स के ग्रुप से आएगा और 60% सैंपल जो है वो फीमेल्स के ग्रुप से आएगा, जस्ट टू इंश्योर कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा था यानी पॉपुलेशन था उसमें जो ग्रुप्स का रेशियो था हमारे सैंपल के अंदर भी वही रेशियो मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेल्स जो 40% थे हमारे पास, ठीक है, लेट्स सपोज कि उनका नंबर 400 हो गया, 1000 स्टूडेंट है हमारे पास अगर, तो और फीमेल्स हो गए 600। तो अब उन 400 में से मैं 40 लोगों को सिलेक्ट करूंगा और उधर 600 में से मैं 60 लोगों को सिलेक्ट करूंगा। अब इस 400 में से 40 और 600 में से 60 लोगों को जो सिलेक्ट करने का तरीका हो सकता है वो सिंपल सैम्पलिंग मेथड भी हो सकता है और सिस्टमेटिक सैंपल मेथड भी हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं उन 400 में से 40 और 600 में से 60 सेलेक्ट करने के लिए। तो स्ट्रेटिफाइड करता क्या है, स्ट्रेटा का मतलब बेसिकली होता है ग्रुप, ठीक है, दिस इज व्हाट स्ट्रेटा मींस। तो स्ट्रेटिफाइड मेथड में हमारे पास दो ग्रुप्स आ गए और उन ग्रुप्स का जो रेशियो है वो भी
एज इट इज मेंटेन रहा हमारे सैंपल के अंदर। तो जो पॉपुलेशन के अंदर हमारा रेशो था ग्रुप्स का, वही रेशो मेरा सैंपल के अंदर भी मौजूद रहा। तो इससे क्या हुआ, बायसनेस और भी कम हो गई। क्योंकि हो सकता है कि 60% जो फीमेल्स हैं वो हमारे पास, लेट्स सपोज के अभी अक्सर पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देखा जा रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स दैट वुमेन गेट इज हायर देन द मेन, ठीक है, स्पेशली इन सीबीएसई बोर्ड वी 12th क्लास, राइट। सो अगर हमारा सैंपल जो निकल के आता है नॉर्मली, पहले दो मेथड की अगर मैं बात करूं, तो लेट्स सपोज कि उसमें 50-50% पे मेल और फीमेल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अभी 10% लोग जो है मेल्स एक्स्ट्रा है, तो हो सकता है कि परसेंटेज जो है, जो मीन का है, वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाए फ्रॉम व्हाट इट कुड हैव बीन, राइट। तो इस चीज को प्रिवेंट करता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें सबसे इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम अपना पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं, जिस भी पॉपुलेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हम स्ट्रेटिफिकेशन मेथड को डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे अपने पॉपुलेशन को ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ मेल और फीमेल बोला, तो ये क्लियर मेथड हो गया, नॉन एम्बाइगस हो गया, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्वाइट क्लियर है, ठीक है। और जैसे ही मेरे पास ग्रुप्स मालूम हो गया, तो मैंने ओरिजिनल पॉपुलेशन को पहले मैंने लिस्ट किया, और उसके बाद फ्रॉम दैट लिस्ट जो भी पर्सन जिस भी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा था, यानी एक पर्सन एक ही कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, नॉन एम्बाइगस होना चाहिए, जैसा बोला मैंने। तो उस पर्सन को उस स्टेटा में हमने डाल दिया, उस ग्रुप में डाल दिया, हमने सेपरेट लिस्ट में डाल दिया। अब डिपेंडिंग अपॉन उनका रेशो क्या था, उसके बेसिस में अब मैं उनका सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन मेथड पहले की तरह ही है कि सिंपल सैम्पलिंग मेथड का फॉलो कर लो, या फिर सिस्टमैटिक सिंपल मेथड फॉलो कर लो, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो ह्यूमन बायस आता है, जो कि सिलेक्शन बायस हो सकता है बेसिकली, वो हट जाएगा इसमें से, और जो रेशो है हमारा वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगेन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा इसका यही है कि हमारा डेटा सिर्फ और सिर्फ तभी प्रिपेयर किया जा सकता है जब हमारे पास पूरा पॉपुलेशन अवेलेबल हो। अगर हमारे पास पूरा पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसमें से सैंपल भी प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारा इसका डिसएडवांटेज है। तो अब अगले मेथड की बात करते हैं, ठीक है। अगला मेथड है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड में होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, let's go back to the notes and there is some information about it. Yes. तो जो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, वो एक पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी सब्जेक्टिव होते हैं। वो कभी भी वो हमेशा ही, रेदर मैं बोलूंगा कि वो हमेशा ही डिपेंड करते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस टास्क के लिए हम सैंपल उठा रहे हैं, क्या हमारा क्वेश्चन है जिसको हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं पॉपुलेशन के लिए यूजिंग दिस सैंपल, ठीक है। तो ये काफी सब्जेक्टिव होता है, और जो भी रिसर्चर है या फिर जो भी पर्सन है जो कि सैंपल को कलेक्ट कर रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके, वो हमेशा एक प्रॉपर्ली डिफाइंड सब्जेक्टिव मेथड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। कुछ कॉमन नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, जिनका नाम है कोटा सैम्पलिंग, परपर्सिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग, ठीक है। तो इन सभी के अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं, और डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप क्या काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, इनके अपने खुद के एडवांटेजेस हैं जो कि आपको मजबूर कर सकते हैं इनका इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग टेक्निक की, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट्स सपोज जो कोटा वाला कोटा सैम्पलिंग है, ये भी हमारे ग्रुप के बेसिस पे ही काम करता है, ठीक है, कोटा सैम्पलिंग। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन आया है, उस पॉपुलेशन को हम लोग दो अलग अलग स्टेटा में, दो अलग अलग या फिर जितने भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो सकता है जो कि हमने आइडेंटिफाई किया है
without data getting and without data getting ambiguous. तो जो भी हमने मेथड्स डिसाइड किए हैं हम उसमें डिवाइड कर लेते हैं अपने डेटा को, ठीक है। वंस आर डेटा, हमारा डेटा जब भी जब पार्ट्स में, ठीक है, जिसके बीच में कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कॉमनैलिटी नहीं होगी, ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप्स में जैसे ही हमारा डेटा डिवाइड हो गया, तो उसके बाद हम कोटा हर एक स्टेटम का कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोटा का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि लेट्स सपोज कि जैसे कि अभी बात की हमने कि 1000 फाइनल ईयर के स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें 40% मेल है, 60% फीमेल है, तो कोटा हो गया 40% फॉर ग्रुप 1, 60% फॉर ग्रुप 2, ठीक है। दिस इज व्हाट कोटा बिकम्स। उसका आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं कि मुझे मालूम पड़ा कि सैंपल साइज मेरा 100 का है और 40 और 60 का रेशो है, 4:6 या 2:3 का रेशो है। तो मैंने क्या किया कि 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करना है अगर मुझे, तो मैंने क्या किया, मैंने लोगों को इनवाइट किया, 40 मेल्स को इनवाइट किया और 60 फीमेल्स को इनवाइट किया, ठीक है। एंड देयर कुड बी एनीबॉडी, राइट, एनी मेल फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी 40, एनी मेल्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फीमेल्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी 60, ठीक है, 60 नंबर। तो मैंने 40 मेल्स को इनवाइट कर दिया, 60 फीमेल्स को इनवाइट कर दिया, ठीक है, ईमेल पे, या फिर मैंने उन लोगों को क्या किया, अपना एक क्वेश्चन भेज दिया, राइट, इस तरह की चीजें कर दी, ठीक है। तो कोटा सैम्पलिंग में डेटा इस तरीके से कलेक्ट होता है। हमने स्टेटा डिवाइड किया, कोटा फाइंड किया, उसके बाद हमने लोगों को इन्वाइट किया कि आप मेरा सर्वे फिल करें या फिर आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दें, जिसके बेसिस पे मैं अपने लिए काम कर पाऊँ, ठीक है। तो even though this method is able to improve the representation of particular strata, ठीक है, ग्रुप्स का जो प्रेजेंटेशन काफी सुधार सकता है, बट इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि सिलेक्शन बायस आ जाता है, क्योंकि लेट्स सपोज 40 लोग जो मैं इनवाइट करूंगा मेल्स को, वो ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो कि मेरे फ्रेंड्स होंगे या फिर मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होंगे या फिर कभी ना कभी उनसे मेरी मुलाकात हुई होगी, तभी मेरे पास उनकी ईमेल्स भी होंगे, राइट। और ये एक तरीका सैम्पलिंग बायस है, सेल्फ सिलेक्शन बायस, ठीक है। तो ये कोटा सैम्पलिंग बायस को इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कोटा सैम्पलिंग के बहुत बड़ा एक एडवांटेज भी है। वो एडवांटेज ये है कि कोटा सैम्पलिंग को सिलेक्ट करते वक्त मुझे अपने पॉपुलेशन का साइज क्या है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, टोटल पॉपुलेशन का जो लिस्ट है वो मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए कोटा सैम्पलिंग का काफी इस्तेमाल होता है। इसमें हमने क्या किया कि मुझे मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट है, लेकिन मैं सिर्फ 300 लोगों को जानता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं 300 ही लोगों को जानता हूँ, तो इन 300 में से 40 मेल उठा लिए, 60 फीमेल उठा लिए, जिन्होंने मेरा 100 का सैंपल क्रिएट कर दिया, जिसके ऊपर मैं अपने मेथड्स अप्लाई कर सकता हूँ और उस सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन के लिए जनरलाइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोटा सैम्पलिंग इज क्वाइट अ गुड मेथड व्हेन इट कम्स टू सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है पर्पसिव सैम्पलिंग, ओके। इसको कई बार हम लोग सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके भी कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कि हमें अपना पर्पस मालूम होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अब ये इसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल टेस्ट वगैरह के लिए, जैसे कि लेट्स सपोज कि एक पर्सन है, वो काम कर रहा है हेयर ग्रोथ के ऊपर, कि सर पे बाल नहीं है, तो मैंने कोई मेथड तरीका अपनाया कि जिसके थ्रू मुझे लगता है कि मैंने एक मेडिसिन डेवलप की है जिसके थ्रू वी कैन रीग्रो द हेयर, राइट। तो अब मैंने क्या किया कि मुझे पर्पसिव सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। मैं ऐसे लोगों को तो नहीं बुला सकता जिनके सर पे ऑलरेडी बाल है, वो तो मेडिसिन खाएंगे ही नहीं, राइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने उन लोगों को बुलाया जो कि सफर कर रहे हैं हेयर लॉस प्रॉब्लम से, ठीक है। दे मे एंड मे नॉट बी कंप्लीटली हेयरलेस, राइट, बट वो हेयर फॉल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया कि सबसे पहले तो मैंने अपना पर्पस डिफाइन किया और उस पर्पस के बेसिस पे मैंने पब्लिसाइज किया अपने नीड को, कि दिस इज द काइंड ऑफ people that I'm looking for in order to collect some data so that I can find out whether or not my medicine is working or working to solve this problem, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी नीड को पब्लिसाइज कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया। जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा, लोगों ने आना शुरू किया। तो जैसे ही लोग आते हैं तो फिर मैं जब लोग आएंगे मेरे पास अपना सैंपल देने के लिए, यानी सैम्पलिंग होने के लिए, जब मेरे पास डेटा आएगा,
तो मैं उसमें से फिर सिलेक्शन करूंगा या फिर रिजेक्शन करूंगा कि जो भी सैंपल मेरे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, मेरे पर्पस को सेटिस्फाई करता है, मैं उनको सिलेक्ट करके रख लूंगा। जो भी मेरे पर्पस को सेटिस्फाई नहीं करता है, मैं उनको रिजेक्ट कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड पर्पोसिव सैम्पलिंग। ठीक है, तो पर्पस के बेसिस पे जो सैम्पलिंग होता है वो होता है पर्पोसिव सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग थोड़ा सा अलग है इस मामले में। ठीक है, ये भी नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है, बट इसमें इसका जो मेन कन्वीनियंस सैम्पलिंग का जो मेन रीजन है इस मेथड के लिए वो ये है कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है या फिर जो एक्सेस ऑफ डेटा है वो काफी इजी हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि कितने लोग हैं दिल्ली में जो कि स्टैंड अप कॉमेडी शो अटेंड किया करते हैं, मतलब लाइव। ठीक है, लेट्स से कि मैं ऐसे लोगों का ही सैंपल कलेक्ट करना चाहता हूं। तो अब ऐसे लोगों का सैंपल अगर मुझे कलेक्ट करना है और मैं खड़ा हो जाऊं कनॉट प्लेस पे, तो मुझे कई दिन लग सकते हैं 100 सैंपल कलेक्ट करने में भी, कई दिन लग सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं किसी कैफे के ही बाहर खड़ा हो जाऊं, ठीक है, कोई कैफे जिसका मतलब जहां पे स्टैंड अप कॉमेडी होती है, ठीक है, अगर मैं ऐसे किसी कैफे के बाहर खड़ा हो जाऊं तो मुझे सैंपल का जो एक्सेस है वो काफी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि लगभग जो भी लोग वहां से बाहर निकल के आ रहे हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी में कम से कम एक बार तो चले ही गए हैं, राइट। तो अब मेरे पास एक सैंपल क्रिएट हो जाता है जो कि जिसका कि एक्सेस काफी आसान है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग टेक्निक है जिसके अंदर डेटा को कलेक्ट करना बहुत आसान हो, मतलब अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे हम डेटा को सैंपल करना चाहते हैं। ठीक है, दैट्स कन्वीनियंस सैम्पलिंग। द नेक्स्ट मेथड इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग का इस्तेमाल बेसिकली ऐसे रिसर्च के लिए की जाती है जहाँ पे जो जो डेटा को हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिस पॉपुलेशन के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन के लोगों को पता लगाना बहुत मुश्किल काम हो। जैसे कि अभी भी अगर मैं बात करूं, जैसे कि इंडिया में LGBTQ की बात करें अगर, तो अभी भी कोई खास सपोर्ट नहीं है। बहुत सारे लोग स्टिल दे फील वियर्ड अबाउट इट। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन मैनी ऑफ द पीपल हु आर बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी डू नॉट कम आउट ओपन क्वाइट इजीली। ठीक है, तो अगर मुझे LGBTQ प्लस पे मैं कोई काम कर रहा हूँ, इन्हीं से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूँ, कोई कुछ प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ डेटा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सबसे पहला काम होगा कि मुझे LGBTQ प्लस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मिल जाए। और ऐसे लोगों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, इवन दो वो हमारे बीच में ही है, क्योंकि समाज हमने ऐसा बना रखा है। आई मीन nothing favor or against, but the point is कि these people are not coming out quite easily because the conditions are not favorable for them। तो अब होता क्या है स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर कि आप क्या बोलते हैं इसको, आपको एक लेट्स सपोज के यू वेंट टू सम प्लेस एंड यू फाउंड वन पर्सन फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी और फ्रॉम द कम्युनिटी और फॉर द ग्रुप फॉर विच यू आर ट्राइंग टू डू द सैम्पलिंग। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं LGBTQ पे काम कर रहा हूँ, या फिर लेट्स सपोज मैं ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट, या फिर लेट्स सपोज मैं काम कर रहा हूँ थीव्स के ऊपर, कि जो चोर वगैरह लोग हैं। ठीक है, तो अब ऐसे लोगों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे एक आदमी को ढूंढूंगा। ठीक है, मैं ऐसे एक चोर को ढूंढूंगा, या फिर आई एम गोइंग टू फाइंड वन ड्रग एडिक्ट या फिर वन LGBTQ कम्युनिटी पर्सन, और मुझे एक पर्सन जैसे ही ऐसा मिल जाएगा तो मैं उससे डेटा कलेक्ट करूंगा। ठीक है, और जैसे डेटा कलेक्ट हो जाएगा मैं उससे बोलूंगा भाई तू मुझे और बता कि LGBTQ कम्युनिटी के लोग और कहाँ पाए जा सकते हैं, कहाँ मैं और ऐसे लोगों से मिल सकता हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों से मिल सकता हूँ जिसके थ्रू मैं तुम्हारे ऊपर डेटा कलेक्ट कर सकूं। ठीक है, यही काम मैं थीव से भी करूंगा और यही काम मैं ड्रग एडिक्ट से भी करूंगा। ड्रग एडिक्ट नोस के बाकी ड्रग एडिक्ट कहाँ मिल सकते हैं, राइट, क्योंकि दे ऑल हैव कॉमन सोर्सेज एटलीस्ट। सो दिस इज थ्योरी बिहाइंड देम कि एक पर्सन जो एक टाइप का है वो उस टाइप के लोगों के बारे में जानकारी हमेशा रखता है। दिस इज द थ्योरी बिहाइंड इट। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम एक पर्सन को ढूंढते हैं, उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर उसी की मदद से हम अपने बाकी सैंपल्स का पता लगाते हैं कि बाकी सैंपल्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं, और फिर हम वहां से जाके अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है,
ओके। परपोसिव सैम्पलेशन सैम्पलिंग के अंदर ना कई तरह की सैम्पलिंग और भी हो सकती है, जैसे कि मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग हो गया। ठीक है, मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग के अंदर क्या आता है कि मैं ऐसा डेटा चाहता हूँ जिसके अंदर वेरिएंस मैक्सिमम हो, यानी कि लेट्स सपोज मैं ऐसा डेटा चाहता हूँ कि जिसमें जो जो टॉपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो भी हो, और जो बच्चे जिसका जिसका लोएस्ट मार्क्स आया है वो भी हो। तो इसमें क्या हो गया, मेरा डेटा मैक्सिमम वेरिएशन के साथ हो गया, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वेरिएंस हो गया इसके बीच में। हेट्रोजीनियस सैम्पलिंग हो गया, इसका मतलब ये होगा कि मैं ऐसे सैंपल्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि हेट्रोजीनियस है, यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, या फिर मैं ड्रग एडिक्ट के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, या फिर मैं थीव्स के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि हर तरह के जेंडर्स के लोग हों उसमें, हर तरह के एज ग्रुप के लोग हों उसमें, राइट, हर तरह के बैकग्राउंड के लोग हों उसमें। तो इससे क्या होगा, डेटा मेरा हेट्रोजीनियस हो गया। इसी तरीके से एक एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग होता है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे डेटा को कलेक्ट करना चाहता हूँ जो कि एक्सट्रीम केसेस हैं, यानी लेट्स सपोज कि मैं सिर्फ उन लोगों को कलेक्ट करना चाहता हूँ जिनके 90% डेटा है, 90% मार्क्स है कॉलेज में, दैट्स काइंड ऑफ लाइक एक्सट्रीम। और लेट्स सपोज मैं ऐसे लोगों का डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ जो फेल हो गए, राइट, दैट्स ऑल्सो एन एक्सट्रीम। देयर इज अ क्रिटिकल केस सैम्पलिंग एज वेल। लेट्स से कि कुछ कुछ जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हो गया। अब उसमें क्या होता है कि एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन जो होता है वो अकेला काफ़ी होता है ये डिफाइन करने के लिए कि मतलब फ्रॉड डिटेक्शन का मेथड कैसा हो सकता है। जैसे कि आजकल क्या चल रहा है कि आजकल काफ़ी टाइम से चल रहा है कि एटीएम मशीन में आप जाते हो, एटीएम इंसर्ट करते हो, उसके बाद आप पैसा निकालने के अपना पिन डालते हो, सब कुछ करते हो, और आपके पैसे नहीं निकलते, क्योंकि वहाँ पे ऊपर उन्होंने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया है और एक छोटा सा प्लेट सा लगा दिया है जिसके थ्रू जो पैसे निकल रहे हैं वो उसी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है आपके पैसे नहीं आए और आप एटीएम निकालते हो, बैंक को कांटेक्ट करते हो, चले जाते हो, बैंक आपको बताता है पैसे निकल चुके हैं, आप कहते हैं पैसे मेरे पास आए नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हो, एक पर्सन बाहर खड़ा होता है जो कि अंदर आता है, उसको खींचता है, उसमें से पैसे निकालता है और चला जाता है, तो वो पैसे मार के जा रहा है एब्सोल्युटली। तो क्रिटिकल केस सैम्पलिंग ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक सिंगल केस भी काफ़ी डिसाइसिव हो सकता है, तो मैं ऐसा डेटा कलेक्ट करना चाहूँगा जो कि मेरे क्रिटिकल केसेस को भी कवर करें। ठीक है, तो ये
Okay, what is the last thing that you guys heard? Because I didn't realize the network was gone. I kept speaking. It's Sir, quite embarrassing. sir, So sir, sir, just we a have second, just a class. second. Yeah. What was the last thing that you guys heard? Sir, we have a class at 2 with Madhu ma'am. Acha, you have a class at 2 with Madhu. Okay, ठीक है. So the topic that we had to start was new. So let's just start this topic in the next class. Okay. But before that, I want you guys to try the sampling techniques in Python. Okay. The steps are quite clear. I'm going to send the notes. I'm going to email to some of the students, and I'm going to ask them to share it on the group. Okay, because I'm not available on WhatsApp for a few days. So yeah, I'll send the notes. I want you guys to try the methods of the descriptive statistics, and then also do the sampling methods as well. Okay, in Python. Okay, sir. Okay, so this class is over for now. If rest of you, I'm stopping the recording now. If you guys have any questions